हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं आरसी सर्किट्स के बारे में। अब ये आरसी सर्किट क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। हमने कैपेसिटर जब पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि भाई एक कैपेसिटर, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात की थी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है और इस पे चार्ज आता है Q इक्वल टू CV के बराबर, है ना। ये हमने बात की। पर सोचो, एक्चुअली जब आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या वहां पे सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी दो ही चीजें होंगी या कोई रेजिस्टेंस भी होगा उस पूरे सर्किट में। क्योंकि बैटरी में खुद एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटर जब बनाते हैं तो जो स्लैब अंदर डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसमें रेजिस्टेंस होता है। यहाँ तक कि कंडक्टिंग वायर्स में भी प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली जो कनेक्शन होते हैं वो बिना रेजिस्टेंस के पॉसिबल तो है नहीं। मतलब जो एक्चुअली सर्किट बनता है वो कुछ बनता है ऐसा जो आपको यहाँ दिखा रखा है। एक कैपेसिटर होगा, साथ में एक रेजिस्टेंस होगा और वो एक स्विच के थ्रू एक बैटरी से कनेक्टेड होंगे। ऐसा एक सर्किट आपको बनता है। अब तो जो हमने पढ़ा वो गलत था क्या? जो हमने पढ़ा Q इक्वल टू CV, इस पे चार्ज आ जाएगा फाइनली, वो गलत था क्या? नहीं, वो गलत नहीं था। लेकिन वो चार्ज आते आते कुछ टाइम लगता है और उस पूरे टाइम के दौरान क्या होता है वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो प्रैक्टिकली कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और उस टाइम के दौरान क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस है, वहाँ करंट भी फ्लो होती है। और बाकी सारी चीजें कैसे वेरी करेंगी, चार्ज कैसे इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल कैसे डिफरेंस होगा, ये सारी बातें हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आरसी सर्किट्स में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब एक कैपेसिटर को आपने रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब जैसे यहाँ बैटरी से आपने कनेक्ट किया, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। स्विच क्लोज कर दिया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। इस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे चार्ज एकुमुलेशन शुरू हो जाएगा। और क्योंकि ये हायर बैटरी की पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू होगा। क्लियर है बात? हमें ये देखना है कि इस पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वेरी करता है और इसमें जो करंट है ये कैसे वेरी करेगा, इस पे जो चार्ज इकट्ठा होगा वो कैसे वेरी करेगा समय के साथ। तो चलिए, जैसे ही आपने एक बैटरी कनेक्ट करी, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। होता है कुछ टाइम बाद इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी हो जाता है, तभी हम बोलते हैं Q इक्वल टू CV होता है। बट the process called charging takes some time and during this time there is an electric current through this resistance. इस पूरे टाइम में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सर्किट में करंट है और क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, तो हम लिखेंगे कि अगर किसी भी टाइम t पे I करंट उस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है और उस टाइम पे उस पे चार्ज Q है कैपेसिटर C पे, तो हम इस पूरे सर्किट के लिए जो ईएमएफ इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे कोई चार्ज Q है एंड दिस Q इज नॉट इक्वल टू CV। ये कोई इंटरमीडिएट चार्ज है, चार्जिंग चल रही है, मतलब 0 से CV तक चार्ज पहुंच रहा है, ये कोई इंटरमीडिएट चार्ज है। इधर माइनस Q होगा, करंट I चल रहा है यहाँ पे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए, स्विच क्लोज है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है E के बराबर, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी होना चाहिए। और ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? तो हमें पता है कैपेसिटर में पोटेंशियल लिखा जाता है Q बाई सी इक्वल टू V से, ये कैपेसिटर के लिए होता है। और रेजिस्टेंस के लिए होता है I इंटू R, ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऊपर का दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मिला के नीचे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि अभी हमने सर्किट में देखा। कैपेसिटर का लिखा V, रेजिस्टेंस का लिखा IR इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। पर यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात यह है कि जितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है, जितना चार्ज यहाँ एक्युमुलेट हो रहा है, क्या उसी का रेट ऑफ चेंज इज करंट?
क्योंकि सीरीज में सर्किट है, तो जितना चार्ज यहाँ फ्लो हो रहा है उसी की वजह से यहाँ पे करंट है। तो हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से। ठीक है, तो हमने जैसे रिलेट किया I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी यहाँ तक, और Q इक्वल टू सी वी, जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी चार्ज है उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू सी वी। ये दोनों जैसे ही मैंने यहाँ पुट किए, V की जगह लिखा Q बाई सी और I की जगह लिखा डी क्यू बाई डी टी, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई फाइनल। अब मैंने वेरिएबल्स सेम एक तरफ किए, जैसे Q वाले वेरिएबल सारे एक तरफ किए, बाकी दूसरी तरफ। तो डी क्यू वाला वेरिएबल जो था उसके नीचे आया सीई माइनस क्यू। आप देख पा रहे हैं कैसे आएगा ये? इसको अगर ऐसा लिखा जाए कि आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, एलसीएम लेंगे तो आएगा ई सी माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, या सी ई माइनस क्यू बाई सी। ये इस तरफ आएगा तो आएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई सी ई माइनस क्यू इक्वल टू, ये उस तरफ गया तो आएगा डी टी इंटू आर, अच्छा आर भी नीचे आ जाएगा, डी टी बाय आर सी। ये आपके पास आएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ। इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा कि टाइम जीरो था, जब आपने स्विच जस्ट क्लोज किया था, तो स्विच क्लोज करते ही चार्ज कैपेसिटर पे कितना था? तब चार्ज जीरो था, क्योंकि तब चार्जिंग शुरू हो रही थी। उसके बाद किसी भी टाइम टी पे चार्ज मान लेते हैं Q, और ये Q हमें रिलेशन फाइंड करना है विद टाइम T। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। आपको पता है कि 1 बाय a माइनस एक्स, अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ a माइनस एक्स, एक माइनस साइन के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, ln ऑफ c माइनस क्यू, और क्योंकि माइनस क्यू है तो एक माइनस साइन बाहर आ गया यहाँ पे ऐसा। लिमिट जीरो से क्यू है और इस तरफ इंटीग्रेट करेंगे टी बाई सी आर यहाँ मिल जाएगा। लिमिट जीरो से टी रख चुके हैं, टी बाई सी आर वो मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर लिमिट रखते हैं तो पहले क्यू रखेंगे तो सेम मिलेगा सी माइनस क्यू। जब जीरो रखेंगे तो ये पोर्शन हो जाएगा जीरो, बचेगा सिर्फ सीई। तो हमें यहाँ से क्या मिला? ln ऑफ सीई माइनस क्यू माइनस ln ऑफ सीई। और आपको पता है कि जब ln में दो चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरीके से, ln ऑफ सीई माइनस क्यू बाई सीई। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस साइन को ये वाला जो माइनस था उसको इधर भेज दिया, माइनस टी बाई सी आर यहाँ पे अपने को मिल गया। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ln हटाने के लिए यहाँ जो e है उसको इधर भेजते हैं तो ये e की पावर में हो जाएगा चेंज। बचेगा आपके पास यहाँ पे 1 माइनस क्यू बाई सी ई इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ से आपको q मिलता है सी ई 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस। ठीक है, C क्या है? कैपेसिटेंस। E क्या है? जो बैटरी आपने कनेक्ट करी उसका EMF। R है रेजिस्टेंस उस सर्किट का। T टाइम है, और Q उस टाइम के साथ जो चार्ज वेरी कर रहा है वो है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज इस पे बढ़ता रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी। लेकिन आप ध्यान से देखें तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, और एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए मैक्सिमम जो आता है वो हमेशा इन्फिनिटी पे आता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, तो ऊपर आके एसिम्पटोट होती है ऐसा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी ये जाके फुल चार्ज होगा। फुल चार्ज मतलब 100% चार्ज कब होगा? जब t इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा तब। आप यहाँ रख के देख लीजिए, जैसे t इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, बचेगा सिर्फ q इक्वल टू सीई, जो हम पढ़ते हुए आए हैं कि अगर आप एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर चार्ज कितना आता है? Q इक्वल टू सी के बराबर। तो वो जो चार्ज है वो कब आता है? इनफाइनाइट टाइम पे आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक कैपेसिटर चार्ज करना है तो अब इनफाइनाइट टाइम वेट करते रहो और फिर वो चार्ज होगा, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला कि ये 100% चार्जिंग है। हम जो चार्ज करते हैं उसको 99-98% तक चार्ज करते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि एक्सपोनेंशियल कर्व अगर ऐसा है तो चार्ज होने में अगर उसको टाइम लगता है, लेट्स से यहाँ तक चार्ज होने में उसको 1 घंटा लगा, और आगे उसको 1-2% चार्ज होने में अगले 5 दिन लग गए, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक चलेगा, बहुत धीरे धीरे चार्ज होगा। तो हमारे लिए तो यही फायदा ना कि 1 घंटे में जितना चार्ज हो गया, मान ले 97-98% चार्ज हो गया, तो हमारे लिए ठीक है, सफिशियंट है। अगले 5 दिन उसके लिए वेट थोड़ी करेंगे कि ये 100 हो जाए पूरा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो थोड़ा सा 100% से कम तक चार्ज होता है, और वो हम मानते हैं कि अच्छे फुल चार्ज है। क्लियर है बात? प्रैक्टिकली ऐसा होता है। बाकी हम यहाँ तो हम ये बात करेंगे कि फुल चार्जिंग सीई है और वो इनफाइनाइट टाइम पे होती है, और इस जो कंडीशन है इसे बोला जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए, अब उसमें से और कोई करंट फ्लो ना हो, या अब और कोई चार्ज उस पर नया ना आए, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। कब अचीव होती है? इनफाइनाइट टाइम पे अचीव होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्म हमने देखी, टाउ। दिस टाउ इज इक्वल टू सी आर। दिस टाउ इज टर्म्ड एज कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। ठीक है। अभी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या है? तो पहली बात तो ये, नीट में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे बोला गया कि C इंटू आर का डायमेंशन बताइए। क्या बताइए? डायमेंशन बताइए। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि पावर में नेट डायमेंशन 0 होती है। यहाँ ऊपर अगर टाइम है तो नीचे भी टाइम की ही डायमेंशन होनी चाहिए। दिस सी आर इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ टाइम। तो बात ध्यान रखिएगा कि C इंटू आर की जो डायमेंशन होती है वो टाइम की डायमेंशन होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में एज इट इज पूछा था, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार। अब ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इसकी डायमेंशन टाइम वाली है, और इसका फिजिकली मतलब ये होता है कि ये वो टाइम है जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर रीचेस 0.632 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट है तो टाउ टाइम में ये 0.632 टाइम्स Q नॉट चार्ज इस पे आ चुका होगा। तो वो कैसे देख सकते हैं कि अगर मैं इस t की जगह यहाँ भी टाउ रख दूं, यहाँ भी टाउ है ही, तो क्या बना, e की पावर -1। अपने पास फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा Q नॉट 1 माइनस ई पावर -1, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.632। क्लियर है बात? तो हर सर्किट के लिए टाउ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है सी और आर पे, और जैसा सर्किट होगा वैसा टाउ मिलेगा। और वो टाउ क्या है? वो टाइम जितने टाइम में कैपेसिटर पे चार्ज 0.632 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, या 63.2% चार्ज उस पे आ चुका होगा। क्लियर है? अच्छा, ये बात हमें इक्वेशन से भी समझ में आ गई कि चार्जिंग जो होती है वो कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज करता है नॉन लीनियरली, ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियली चार्ज इसमें इंक्रीज होता है। ठीक है। कहां से कहां तक? 0 से C तक। जो ग्राफ इसका बनता है वो ग्राफ बनता है ऐसा। ये है आपका चार्जिंग का ग्राफ, Q वर्सेस T। टाइम के साथ चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, और टाउ वो टाइम है जब चार्ज कितना हो चुका है, 0.632 ऑफ Q नॉट। मैक्सिमम चार्ज इज इक्वल टू सीई। जो अभी तक हमने कैपेसिटर में पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था। मैक्सिमम चार्ज यही होता है जब आप एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ईएमएफ है या सी है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q इक्वल टू सीई के बराबर। बस अब हम यहाँ उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं जिसमें ये चार्जिंग हो रही है। ठीक है। चलिए, तो आई गेस यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं, ये ग्राफ भी आपको क्लियर है। एक दो बातें इससे रिलेटेड और है, जल्दी करते हैं। अब अगर अपने को चार्ज पता है तो क्या अपन करंट फ्लो बता सकते हैं? भाई अपने को चार्ज पता चल गया कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो मैं इसमें करंट बताऊंगा dQ/dt से, कि किसी टाइम पे करंट कितना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं जो अपने को Q की इक्वेशन मिली उसे। Q की इक्वेशन थी Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज सी आर। इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको एज इट इज। चार्जिंग के लिए इक्वेशन Q वाली आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। डिफरेंशिएट अगर करें इसे तो Q नॉट एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये माइनस साइन जो था यहाँ पे ये बाहर आ गया, यहाँ पे ई रेस टू पावर जो भी होता है इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो ये सेम डिफरेंशिएशन अपन ने यहाँ लिख दिया। और जो टाइम का कोफिशिएंट है वो फिर से मल्टीप्लाई में आता है, तो -1/CR जो यहाँ कोफिशिएंट है वो वापस मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है। डिफरेंशिएशन याद करो, चिड़िया वाला रूल। यहाँ पे -T/CR ये सारी कुछ चिड़िया है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/CR आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। Q नॉट की जगह अगर C डालता हूँ तो ये CE और ये CR CC कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा आपके पास E/R। ये आपके पास करंट की इक्वेशन बनती है I इक्वल टू E/R टाइम्स ई रेज़ टू पावर माइनस T/CR।
एंड दिस E by R इज नथिंग बट आई नॉट. आई नॉट इज मैक्सिमम करंट जो उस सर्किट में हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपके पास सर्किट ऐसा बना हुआ है, ये R है, आपने इसको एक E से कनेक्ट कर दिया ऐसा, तो करंट इसमें कितना जाएगा, E बाय R के बराबर. तो ये जो करंट है आई नॉट ई बाई आर, दिस इज द मैक्सिमम करंट जो इसमें फ्लो हो सकता है. और ये कब मिल रहा है, जब मैं यहाँ पे टाइम की जगह 0 रख दूं तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 1. मतलब t इक्वल टू 0 पे मुझे मैक्सिमम करंट इसमें मिलता है आई नॉट इक्वल टू ई बाय आर के बराबर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो अब अपने पास दो तीन चीजें हो गई, उसको फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ जल्दी से, कि अगर सर्किट ऐसा है तो शुरू शुरू में इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज 0 होगा. बिल्कुल शुरू में t इक्वल टू 0 की बात हो रही है. और जो करंट इससे फ्लो हो रहा होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा E बाय आर के बराबर. ठीक है, t इक्वल टू 0 पे जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो अब कोई चार्ज नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं पास होगा, मतलब कोई करंट पास नहीं होगी. तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट है वो 0 हो जाएगी, जबकि चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा C इंटू ई के बराबर. और यही बात हमने यहाँ लिखी है फोर्थ पॉइंट में, कि इनिशियली एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट और इज अ सिंपल कंडक्टिंग वायर. ऐसा क्यों बोला, शॉर्ट सर्किट क्यों बोला, क्योंकि सोचो अगर करंट यहाँ से E बाई आर जा रही है, मतलब ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है. ये E हो गया, ये R हो गया, ये एक वायर हो गया, तभी करंट यहाँ से E बाई आर जाएगी. तो अब ऐसा समझ सकते हैं कि कैपेसिटर बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल भूखा बैठा है. उसे जितना मैक्सिमम करंट मिलेगा वो उतना ही खुश होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा चार्ज उसके पास आएगा. तो t इक्वल टू 0 पे जब वो बिल्कुल भूखा है, उस टाइम पे उसके पास मैक्सिमम करंट जाएगा, एंड दिस मैक्सिमम करंट इज E बाई आर. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस कैपेसिटर इज बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट और जस्ट अ सिंपल कंडक्टिंग वायर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. t इक्वल टू 0 पे आप इसे एक शॉर्ट सर्किट या कंडक्टिंग वायर की तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर है. फाइनली एट t इक्वल टू इन्फिनिटी जब स्टेडी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट पे इसका पेट भर चुका है, ये पूरा चार्ज हो चुका है. जब ये पूरा चार्ज हो गया तो हम बोलेंगे कि अब इससे और कोई करंट पास नहीं होगा, और अगर कोई करंट पास नहीं हो रहा तो हम इसे कहेंगे कि ये एक ओपन सर्किट या एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, अब कोई करंट ही पास नहीं होने देगा. और ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. t इक्वल टू 0 पे शॉर्ट सर्किट या कंडक्टिंग वायर की तरह, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक ओपन सर्किट या ब्रोकन वायर की तरह ये बिहेव करता है कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग. किसकी बात हो रही है, ये चार्जिंग की बात हो रही है. ठीक है, तो अभी तक अपन ने वेरिएशन देख लिया चार्जिंग में, कि चार्ज कैसे वेरी करता है, करंट कैसे वेरी करता है. तीसरी बात हम देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे वेरी करता है. तो हमें पता है कि Q इक्वल टू CV हम लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे, और यहाँ से V लिखा जा सकता है Q बाई C. अब आपको, आपके पास Q की इक्वेशन तो है, C एक कांस्टेंट है, तो आराम से आप V की इक्वेशन बता सकते हैं. जो Q की इक्वेशन है उसमें C डिवाइड कर दीजिए, आपको V की इक्वेशन मिल जाएगी. Q की इक्वेशन थी आपके पास Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ, डिवाइडेड बाय C किया. Q नॉट की जगह अपन ने लिख दिया CE, C से C कैंसिल हो गया, बचा E 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ. तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है, E जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है इनटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ, सेम एज Q की तरह. ठीक है, चलिए, तो यहां तक अपनी सारी बात हुई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है और उसे कैसे कंसीडर किया जा सकता है. नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्चार्जिंग के बारे में. डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि कैपेसिटर आपने चार्ज करके रख दिया. अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो इनफाइनाइट टाइम तक वैसे ही चार्ज पड़ा रहेगा, फिर वो तो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा, बैटरी खत्म, मतलब वो जो भी इसमें चार्ज स्टोर्ड है वो लीक हो जाएगा. अब वो लीक होता क्यों है, भाई आपने इसको किसी से कनेक्ट नहीं कर रखा, बस आपने कैपेसिटर चार्ज करके रख दिया, कहीं कनेक्ट नहीं किया इसे, लेकिन तब भी वो बड़े बड़े लीक हो गया, बड़े बड़े वो डिस्चार्ज हो गया. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कैपेसिटर बनाते हैं तो आप उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, और जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, उस मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है. अब सोचो कि दोनों प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, क्या करंट फ्लो हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ क्या वो चार्ज लीक हो गया, मतलब चार्ज मिक्स होना शुरू हो गए और वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा. क्लियर है बात. तो हम इसे कैसे समझते हैं, हम उस बीच वाले
रेजिस्टेंस को एक ऐसा सर्किट मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है। जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि एक चार्ज्ड कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कैपेसिटर चार्ज है, क्यू उसके पास चार्ज है ऑलरेडी, क्यू नॉट इनिशियल चार्ज मान लीजिए, क्यू नॉट चार्ज है उसके पास, और उस क्यू नॉट चार्ज की वजह से उसके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसकी वजह से जैसे आपने कनेक्ट किया इस पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको कैसे मैथमेटिकल देखें, देखिए जल्दी से। चार्ज कैपेसिटर है सी, इनिशियल चार्ज उस पर क्यू नॉट है, उसको अगर डिस्चार्ज करते हैं एक रेजिस्टेंस आर से, तो किसी भी टाइम टी पे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? आई इंटू आर के। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आई आर के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आई लिखा जाएगा तो लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगातार डिक्रीज कर रहा है ना। जो पहले क्यू नॉट चार्ज था, अब वहां से लगातार चार्ज कम होता जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस डी क्यू बाई डी टी करंट के बराबर। ठीक है, Q इक्वल टू सी वी, हमें पता है ये किसी भी टाइम पे लिखा जा सकता है। जो भी इस पे प्रेजेंट चार्ज है और जो उसका प्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ सब लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी वी। दोनों को यूज करते हैं तो हम फाइनली लिखेंगे V की जगह आपने डाल दिया Q बाई सी, I की जगह डाल दिया माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इंटीग्रेट करते हैं, फिर से वही बात, Q वाले एक तरफ लेके आएंगे तो आएगा माइनस डी क्यू बाई क्यू, इधर आएगा डी टी बाई सी आर। लिमिट्स अपने को लगानी है। तो जब टाइम जीरो था, जब आपने स्विच क्लोज किया था, तो कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज था Q नॉट, तो ये दोनों लोअर लिमिट्स हो गई। टाइम जीरो पे चार्ज था Q नॉट। अपर लिमिट जब लगाएंगे तो किसी भी टाइम t पे चार्ज इस पे मान लिया Q है। इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ln, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln Q बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई सी आर। लिमिट रखना आता है ना आपको। ln Q माइनस ln Q नॉट आएगा तो ln Q बाई Q नॉट बन गया, माइनस साइन इस तरफ आ गया, माइनस टी बाई सी आर आ गया। यहाँ से आप देखेंगे तो ये e की पावर जो है वो इधर आ जाएगी, तो पूरा एक्सप्रेशन बनेगा Q equal to Q naught e raised to power minus t by CR, and this is another important relation for discharging of a capacitor through a resistor. ठीक है, दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। चार्जिंग में जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी Q नॉट 1 माइनस e raised to power minus t by tau, यहाँ बनी है Q equal to Q naught e raised to power minus t by tau। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। डिस्चार्जिंग, फिर से वही बात है, एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज होता है फ्रॉम Q नॉट टू जीरो। दूसरी बात, वही कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है टाउ इक्वल टू सी आर। और यहाँ इसका मतलब क्या है कि अगर आप टाउ टाइम टी की जगह आप ये टाउ रखते हैं, नीचे भी टाउ है, तो यहाँ बनता है Q नॉट इंटू ई की पावर माइनस वन, एंड दिस वन बाई ई इज 0.368 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, वहां बनता था, याद करो, 1 माइनस वन बाई ई बन रहा था, वो आता था 0.63, है ना, और यहाँ आ रहा है 0.368। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको वैल्यूज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ डिस्चार्जिंग के लिए टाउ कौन सा टाइम है? जब चार्ज 1 बाई ई ऑफ इनिशियल चार्ज हो जाए या 0.368 टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज हो जाए, वो है यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट टाउ। वैल्यू दोनों की सेम है, सी आर सी इंटू आर। न्यूमेरिकली मतलब ऐसे फॉर्मूला देखो तो दोनों के लिए सेम आएगा। ग्राफ देखे जाए अगर डिस्चार्जिंग के, तो चार्ज लगातार डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट डिस्चार्ज होने में, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे करंट भी कम होती जाएगी, और जैसे करंट कम होगी वैसे वैसे डिस्चार्जिंग रेट भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज था इस पे Q नॉट सी के बराबर। टाउ वो टाइम है जब इस पे चार्ज रह गया 0.368 ऑफ इनिशियल चार्ज। अगर इसके लिए अपन करंट की इक्वेशन लिखना चाहें तो अपने को पता है करंट होता है माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यू था Q नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई सी आर फॉर डिस्चार्जिंग। डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन का तरीका वही, Q नॉट कांस्टेंट है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई सी आर यहाँ रह गया आपके पास, और इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो माइनस वन बाई सी आर आपको यहाँ से मिला। एक माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी बाहर था, माइनस माइनस हो गए प्लस, फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बना वो बना Q नॉट की जगह C रख दिया तो E बाई आर ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई सी आर, या I नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी बाई सी आर। और ये जो डायरेक्शन रहेगी वो चार्जिंग की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ऑब्वियसली चार्जिंग में अगर अपन बात करें तो करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा था, तो डिस्चार्जिंग में जो करंट फ्लो होगा वो
इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। हमने नेगेटिव में पूरा ग्राफ बना रखा है क्योंकि हम चार्जिंग को रेफरेंस लेके चल रहे थे। तो चार्जिंग में जब हमने देखा था तो करंट डिक्रीज हो रहा था लगातार। वहां जब चार्ज, आप देखिए वहां जब आपने ग्राफ बनाया था तो कैसा बनाया था, ऐसा ग्राफ था, रिमेम्बर, इस टाइप से ग्राफ था। अब यहाँ जो आपने ग्राफ बनाया है वो ग्राफ ऐसा बनाया है। डिस्चार्जिंग में ग्राफ पूरा नेगेटिव है क्योंकि चार्जिंग के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे करंट जीरो हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका फाइनल ग्राफ बन जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से रिलेटेड। जल्दी से क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इज चार्ज्ड थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम। तो आपको कैपेसिटेंस दे दिया, आपको रेजिस्टेंस दे दिया, बैटरी दे दी 1.5 वोल्ट की। तो अपन ने सर्किट बना दिया जल्दी से। ये कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज अप टू 0.75 वोल्ट्स। आपको बोला है कि कैपेसिटर पे 0.75 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और आपको दो सर्किट इन्होंने दिए हैं, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी के हिसाब से। ए में अगर देखें तो सब कुछ सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड है, बी में अगर देखें तो कैपेसिटर और रजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। इन दोनों ही केसेस में आपसे पूछा कि कैपेसिटर को 0.75 वोल्ट्स तक चार्ज होने में कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी चार्जिंग के केस में, चार्जिंग का केस है, पोटेंशियल जो वेरी करता है वो बिल्कुल चार्ज वाली इक्वेशन पे वेरी करता है। चार्ज वाली इक्वेशन होती थी Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ऐसे यहाँ पे V और E हो जाएगा Q और Q नॉट की जगह चार्जिंग के केस में। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल की इक्वेशन, और अपन ये इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि आपको पोटेंशियल पूछा है 0.75 वोल्ट्स कितनी देर में हो जाएगा। तो 0.75 हमने रख दिया V की जगह, बैटरी का पोटेंशियल 1.5 था वो हमने रख दिया 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टाउ, और टाउ हम कैलकुलेट कर सकते हैं R इंटू सी से। R आपको दे रखा है 0.1 मेगा ओम, मेगा ओम मतलब 10 टू पावर 6, और ये आपको दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। आंसर आएगा आपके पास 1। तो टाउ की वैल्यू आई 1, यहाँ अपन इसको रख दिया 1। अब यहाँ से अपने को टाइम के लिए सॉल्व करना है, इसको इधर डिवाइड किया तो ये हो गया हाफ, यहाँ से आपके पास मिलेगा 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ, तो ई रेस्ट पावर माइनस टी इज इक्वल टू हाफ। सॉल्व किया, ई रेस्ट पावर टी इज 2, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो टी आपको मिलेगा एल इन 2 जिसकी वैल्यू होती है 0.693 सेकेंड्स। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आएगा कि 0.693 सेकेंड्स में जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो 0.75 वोल्ट्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब यहाँ से ये बात भी देख सकते हैं 0.75 वोल्ट्स इज नथिंग बट E बाई 2। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक बैटरी अगर आपने E की लगा रखी है और आपसे पूछा गया कि इस कैपेसिटर पे E बाई 2 पोटेंशियल डिफरेंस कितनी देर में आ जाएगा, तो आप आंसर सीधा दे सकते हैं ln2 बराबर टाइम में, कि अगर बैटरी का पोटेंशियल E था, कैपेसिटर पे E बाई 2 पोटेंशियल कितनी देर में आएगा, ln2 टाइम में। ठीक है, आप इसे सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें बी के लिए, तो इसमें आपसे पूछा गया कि बताओ कितनी देर में ये चार्ज होगा 0.75 वोल्ट्स पे। तो यहाँ देखो, क्या यहाँ इस पूरे कैपेसिटर और इस बैटरी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? भाई अगर मैं देखूं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या सीधा सीधा E के बराबर मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये और ये सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस सीधा E के बराबर मिल गया, मतलब ये इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो चार्जिंग को धीरे धीरे प्रोलोंग करे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इंस्टेंट चार्ज होगा यहाँ पे, मतलब इस सेकंड का ऑप्शन अगर देखो तो बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे, मतलब इंस्टेंटली ही वो अपना जो पोटेंशियल है वो अचीव कर लेगा। तो दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि ये सीरीज में जब कनेक्टेड है तो हम कहते हैं ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस। अगर ये इस तरीके से पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो यहाँ कोई सेंस नहीं है चार्जिंग डिस्चार्जिंग इक्वेशंस का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है E के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैपेसिटर C1 है ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, कैपेसिटी दे दी आपको 1 माइक्रोफैरेड, और दूसरा कैपेसिटर C2 है ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C1 C2 आपको दे दिए, आर सेपरेटली चार्ज्ड फुली। सेपरेटली चार्ज्ड फुली मतलब दोनों को पहले चार्ज किया,
बाय अ कॉमन बैटरी। ठीक है भैया, कॉमन बैटरी से चार्ज कर लिया आपने। लेट्स से बैटरी का ईएमएफ ई था, तो जो C1 पे चार्ज आएगा वो आएगा C1 इंटू ई, और जो C2 पे चार्ज आएगा वो आएगा C2 इंटू ई। बोला है ना फुली चार्ज कर लिया। फुली चार्ज अपन पहले पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, Q इक्वल टू CV होता है। तो C1 इंटू ई फर्स्ट पे चार्ज हो जाएगा और C2 इंटू ई सेकंड पे चार्ज हो जाएगा। अभी तक अपन यहाँ तक बात समझ गए। ओके, उसके बाद बोला गया द टू कैपेसिटर्स आर देन सेपरेटली अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू इक्वल रजिस्टर एट T इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों रजिस्टर्स को एक सेम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। एक बार C1 कनेक्ट किया, दूसरी बार आपने C2 को कनेक्ट कर दिया। अब दोनों पे ऑलरेडी चार्ज तो है, इस पे C1 ही था, इस पे C2 ही था। अब आपने रेजिस्टेंस से जब कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्चार्ज होने शुरू होंगे, और दोनों को सेम टाइम T इक्वल टू 0 पे आपने डिस्चार्ज करना शुरू किया। पूछा आपसे इन विच सर्किट, मतलब C1 वाला या C2 वाला, द वैल्यू ऑफ करंट इज मोर एट T इक्वल टू 0। कौन से सर्किट में टाइम इक्वल टू 0 पे करंट सबसे ज्यादा होगी, आपसे पूछा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा इन विच सर्किट द कैपेसिटर लूजेस 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर। तो जो डिस्चार्ज हो रहा है, कौन से सर्किट में कैपेसिटर पे 50% चार्ज लॉस जल्दी हो जाएगा, ये आपसे पूछा कि जो इसका इनिशियल चार्ज है उसका आधा रह जाए कम टाइम में, ऐसा कौन सा सर्किट है। तो अपन शुरू करते हैं। अपने को पता है कि डिस्चार्जिंग के केस में जो करंट दिया जाता है वो करंट कैसे देते हैं, I इक्वल टू ई बाई आर ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई सी आर, हमने पढ़ा था। अब अगर t इक्वल टू 0 की बात करें तो अपने को पता है t इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम होता है विच इज ई बाई आर। और ये ई बाई आर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटर है, और क्योंकि दोनों को सेम बैटरी से चार्ज किया था तो दोनों के लिए ई सेम था। दोनों को सेम रजिस्टर से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, दोनों के लिए आर भी सेम है। मतलब दोनों ही सर्किट में जो इनिशियल करंट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट का आंसर आपको मिल जाता है कि दोनों के लिए इनिशियल करंट सेम होने वाला है, क्योंकि इनिशियल करंट डज नॉट डिपेंड ऑन सी। आपने पढ़ा भी था, आप कैपेसिटर को तो आप एक कंडक्टिंग वायर से चेंज कर देते हो, तो कैपेसिटर कुछ भी रहा हो इनिशियल करंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि 50% ऑफ चार्ज इसका रह जाए, तो अब अपने पास चार्ज की इक्वेशन यूज करेंगे। चार्ज की इक्वेशन अपने को पता है डिस्चार्जिंग में ये होती थी Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे अपने को वो टाइम देखना है जब चार्ज आधा रह जाए, तो मैं यहाँ से टाइम लिखता हूँ। टाइम को मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैंने क्या किया, Q बाई क्यू नॉट कर दिया पहले, फिर एल ले लिया दोनों तरफ, तो एल एन ऑफ Q बाई क्यू नॉट यहाँ मिला, और इधर से एल लेते ही E हट गया, बचा खाली माइनस टी बाई सी आर, और इसको मैंने इधर भेज दिया। और क्योंकि एक माइनस साइन यहाँ था तो ये जो एल एन क्यू बाई क्यू नॉट था वो उल्टा हो गया, क्यू नॉट बाय क्यू हो गया। ठीक है, तो टाइम का अपने को ये रिलेशन मिल गया यहाँ पे ऐसा। अब अपन दोनों में बात करते हैं, चार्ज हो जाना चाहिए आधे के बराबर, तो आधा मतलब जो नया चार्ज है वो क्यू नॉट बाई टू हो जाएगा। तो मैं टाइम को अब ऐसा लिख सकता हूँ सी आर एल एन टू के बराबर। अब दोनों सर्किट की अगर बात करें तो मान लो फर्स्ट सर्किट में T1 टाइम लगता है, सेकंड सर्किट में T2 टाइम लगता है। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, बस C का डिफरेंस है, एक में C1 है दूसरे में C2 है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर रेशियो लेता हूँ तो C1 R1 बाय C2 R2, एल इन टू तो दोनों का कैंसिल हो गया, और अपने को पता है कि रेजिस्टेंस भी दोनों के इक्वल हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो बस आपका सीधा सीधा जो रेशियो आएगा टाइम का वो C के बराबर आएगा। C का जो रेशियो है वो 1/2 है। तो हम सीधा कह सकते हैं यहाँ से कि जो कैपेसिटर C1 है वो जल्दी अपना चार्ज है लूज कर देगा अप टू 50% देन कैपेसिटर C2। साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटर C1 को अगर 1 सेकंड लगता है तो C2 को 2 सेकंड लगेंगे 50% चार्ज लूज करने में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक लीकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लीक कर रहा है मतलब डिस्चार्ज हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इज फिल्ड कंप्लीटली विद द मटेरियल हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 5। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया आपने जिसका कांस्टेंट है 5। ऐसा करने से क्या होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक सॉरी उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता था, याद है, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो जाता था। ओके, और जो मटेरियल भरा उसकी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है सिग्मा।
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मतलब इससे करंट पास होगा, इसमें रेजिस्टेंस है। याद करो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से ही हमने लिखा था रेजिस्टिविटी 1/ρ इक्वल टू सिग्मा, या ρ इक्वल टू 1/σ, दोनों अपोजिट ऐसे इनवर्स रेशियो में मैंने याद किए थे। तो अगर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है मतलब यहाँ पे आपको रो दे रखा है 1/σ के बराबर, और रेजिस्टेंस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बोला कि if the charge on the plate at instant t equal to 0 is this, तो आपको Q नॉट दे दिया कि t equal to 0 पे इतना चार्ज है। तो पूछा कि बताइए कैलकुलेट द लीकेज करंट एट द इंस्टेंट t equal to 12 सेकेंड्स। तो डिस्चार्ज करंट कितना होगा t equal to 12 सेकेंड्स पे। तो ठीक है, अपने को पता है कि डिस्चार्जिंग में चार्ज की इक्वेशन होती है ऐसी, और अगर चार्ज की इक्वेशन ऐसी है तो हम करंट की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं माइनस dq/dt से। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई ये। ठीक, इक्वेशन हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं ये वाली, यहाँ फिर से हमने इसको डिराइव किया है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो R इंटू सी ये अपने को चाहिए। C कितना हो जाएगा, याद करो फॉर्मूला K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये होता था C, लिख दिया मैंने यहाँ पे ये। और रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता था, रो L बाई A, रिमेंबर रो L बाई A। अब मैंने यहाँ D क्यों ले लिया, क्योंकि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो यही तो डिफरेंस है, यही तो डिस्टेंस है, यही तो लेंथ है जिसमें करंट फ्लो होगा, एंड दिस लेंथ इज नथिंग बट D। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए और ये दोनों D सेम होने वाले हैं, चीजें कैंसिल हो रही हैं, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, बचा आपके पास एप्सिलॉन नॉट K बाई सिग्मा, क्योंकि रो को मैंने लिख दिया 1/σ के बराबर। यहाँ से आपको CR मिल गया, सबकी वैल्यूज रखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.84 10⁻⁻12, K आपको दे रखा है 5 और सिग्मा दे रखा है ये। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा यहाँ से 6। तो आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है टाउ जो है वो आ गया आपके पास 6 के बराबर। अब यहाँ से अपन सारी इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। आई आपसे पूछा गया है, ये आई की इक्वेशन है, कितना आ जाएगा आंसर जल्दी देखो। तो आई आपके पास आ जाएगा Q नॉट, ये आपको दे रखा है Q नॉट बाई CR, अभी कैलकुलेट किया 6 e रेज़ टू पावर माइनस t बाई CR। t आपसे पूछा है 12 सेकंड्स पे कितना करंट होगा, तो t की जगह डाल दिया 12, CR अभी कैलकुलेट किया 6, सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे रख दी। सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, देखो यहाँ से बन रहा है e की पावर माइनस 2 1/7.39, क्योंकि e स्क्वायर होता है 7.39 के बराबर। तो यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास आएगा I इक्वल टू 0.20 माइक्रो एम्पियर्स। क्लियर है? तो छोटे छोटे क्वेश्चन है पर पूछे जाते हैं कई बार। एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पार्ट ऑफ अ सर्किट इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट बोल दिया है, सर्किट कहाँ पे है, स्टेडी स्टेट में है, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर चार्ज्ड है। along with the current flowing in the branches with values of each resistance is shown। ठीक है, पूरा सर्किट अपने को बता रखा है, रेजिस्टेंस बता रखे हैं, करंट बता रखे हैं, सारी चीजें यहाँ पे दिखा रखी हैं। पूछा आपसे कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C, इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये जो कैपेसिटर आपको दिखा रखा है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है आपसे पूछा गया। अब देखो जितना भी रेड में दिया हुआ है वो रेड में जो मार्क किया हुआ है वो सारी चीजें गिवन है, जो ब्लैक में है वो हमने सॉल्व की है। तो आपसे पूछा गया कि इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है, और ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे है। स्टेडी स्टेट पे है मतलब पहली बात तो ये समझ में आती है कि इससे जाने वाली करंट कितनी होगी, 0, क्योंकि अब ये कोई नया चार्ज स्टोर नहीं करेगा, और जब इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो इसका करंट कितना है, 0, मतलब इस ब्रांच में करंट आ गया 0। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कि अगर इसकी एनर्जी मुझे फाइंड करनी है तो हाफ CV², C मुझे पता है, अगर मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाए तो मैं इसकी एनर्जी आराम से लिख सकता हूँ। और ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका अपने पास क्या है कि अगर मुझे करंट मिल जाए तो मैं यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस आराम से लिख सकता हूँ। हमने कई बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, डीसी सर्किट्स में पढ़ा है। तो करंट कैसे निकालें, करंट निकालने के लिए अपन जंक्शन लॉ लगाते हैं। ए पे देखो, इधर से आया 2 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर, इधर तो है 0, तो जो 3 एम्पियर आया वो कहाँ गया, क्या अंदर ही गया होगा। फिर से बताता हूँ,
यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 1 एम्पियर आया, टोटल 3 एम्पियर इस पे आ रहा है और जा रहा है सिर्फ इस तरफ, मतलब ये करंट कितनी होनी चाहिए, 3 एम्पियर के बराबर। जंक्शन लॉ यही कहता है जितना करंट आया उतना जाना भी चाहिए। तो यहाँ से मिल गया I1 अपने को 3 एम्पियर, ये जो करंट चल रहा है 3 एम्पियर्स। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 एम्पियर करंट इधर से आया और 2 एम्पियर करंट इधर गया, मतलब ये बचा हुआ 1 इधर से आना चाहिए, ये 1 और ये 1 मिला के 2 इस तरफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से अपने को I2 कितना मिल गया, 1 एम्पियर के बराबर। आप चाहें तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं, आने वाले करंट को पॉजिटिव लिखो, जाने वाले करंट को नेगेटिव लिखो। तो ये करंट इस पे आ रहा है जंक्शन पे, मैंने इसको लिखा +1, ये करंट जा रहा है तो मैंने इसको लिखा -2, और ये करंट आ रहा है तो मैंने इसको लिखा +I2। यहाँ से आपको I2 मिल गया 1 एम्पियर। क्लियर है बात? जितना आना है इतना जाना है, सीधा सा हिसाब ये है। अब अपने को करंट अगर मिल चुका है तो अपन सीधा सीधा पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखें? तो VA से शुरू करते हैं, VA माइनस 5I1 माइनस 1I1 माइनस 2I2 इक्वल टू VB। ये आपके पास आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आया VA माइनस VB का 20 वोल्ट्स के बराबर। याद है ना कैसे लिखते थे? फिर से बता देता हूँ। A से शुरू करते हैं तो VA माइनस 5I1 माइनस 1I1 माइनस 2I2 इक्वल टू VB। बहुत बार लिख चुके हैं अब तो अपन। ओके, तो VA माइनस VB 20 वोल्ट्स मिल गया। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, C आपको पता है, एनर्जी आराम से लिखी जा सकती है, दिस इज द एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, मान लो एनर्जी ना पूछ के चार्ज पूछा होता तो हम चार्ज लिख देते CV से। C पता ही है, V अभी फाइंड किया है, चार्ज लिखा जा सकता था। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस RC सर्किट से रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम एक वीडियो और इससे रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें अगर एक कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है, मान लो उस पर थोड़ा कोई चार्ज है और उसे आपने फिर से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब उस पर नया चार्ज कितना होगा, मतलब चार्जिंग ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, ये हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, मिक्स क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं, तब तक अभी के लिए आप पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। बाय बाय आप सभी को।